नमस्कार दोस्तों, एफएमडी क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी हाल ही में मुंबई में हुए सरस्वती हत्याकांड की है। मुंबई के पास ठाणे में मीरा रोड पर गीता आकाशदीप अपार्टमेंट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की 7th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 704 में एक पुरुष और एक महिला किराए पर रहते थे। पुरुष का नाम मनोज साने था, लेकिन महिला का नाम कोई नहीं जानता था। इसकी ये वजह थी दोस्तों, ये लोग आसपास रहने वाले पड़ोसियों से बात नहीं करते थे और न ही पड़ोसी इन दोनों के बारे में ज़्यादा जानते थे कि इन लोगों का आपस में रिश्ता क्या है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। कुछ दिनों पहले इस 7th फ्लोर पर रहने वाले लोग एक प्रकार की बदबू महसूस करते हैं। फिर वे अपने अपने फ्लैट को चेक करते हैं कि कहीं कोई चूहा या कोई जानवर तो नहीं मर गया है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आता जिससे इस बदबू के बारे में पता चल सके। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ये बदबू बढ़ती ही जाती है। और अब एक घटना और होती है कि इस बिल्डिंग का ड्रेनेज भी चौक हो जाता है। इस बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर ही फ्लैट नंबर 703 में रहने वाले सोमेश नाम के व्यक्ति को उनके पड़ोस में 704 में रहने वाले लोगों पर शक होता है और वो इस बारे में अपने घर वालों से बात करता है कि कहीं ये बदबू फ्लैट नंबर 704 से तो नहीं आ रही है। इसलिए वो फ्लैट नंबर 704 के पास जाकर पता लगाने की कोशिश करता है। फिर वो उस फ्लैट के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो समझ जाता है कि ज़रूर यहीं पर कोई गड़बड़ है। अभी वो समझने की कोशिश ही कर रहा था, तभी वो महसूस करता है कि अब इस फ्लैट के अंदर से परफ्यूम की खुशबू आने लगी है। अब उसका शक और भी बढ़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। पहले तेज बदबू आती है और फिर परफ्यूम की खुशबू आने लगती है। वो फिर से दरवाज़ा पीटता है। कुछ देर बाद एक शख्स दरवाज़ा खोलता है तो वो उससे इस बदबू के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि मैं चेक करता हूँ, शायद कोई जानवर मर गया है। फिर वो कहता है कि अब तो मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, आकर चेक करूँगा। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। लेकिन सोमेश को उस पर कुछ शक हो रहा था, तो वो नीचे जाकर सिक्योरिटी से बात करता है और कहता है कि इसके फ्लैट में भयानक बदबू आ रही है, और इस बारे में पूछने पर ये बहाने से घर छोड़कर बाहर चला गया, इसलिए हमें पुलिस को बताना चाहिए। सिक्योरिटी और सोसाइटी के लोग आपस में सलाह करके पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस इस गीता आकाशदीप अपार्टमेंट पर पहुंच जाती है और बिल्डिंग के लोगों की मौजूदगी में ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खुलते ही भयानक बदबू का एक ज़ोरदार झोंका सा आता है। पुलिस पड़ोसियों के साथ घर के अंदर दाखिल होती है और घर की तलाशी ली जाती है। हर जगह देखा जाता है, बेड के नीचे, फ्रिज के अंदर, दोनों कमरों में, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता है। ना ही कोई निशान और ना ही कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु। सब जगह देख लेने के बाद पुलिस के लोग किचन में दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि ये बदबू किचन से ही आ रही थी। किचन में देखते हैं कि 2 प्लास्टिक की बाल्टी और एक टब रखा हुआ है जिसमें कुछ गंदा सा पानी भरा हुआ था। बाल्टी के पानी में चेक करने पर कुछ मांस के टुकड़े नजर आते हैं। वहाँ पर एक कुकर भी था। जब कुकर को खोलकर देखा जाता है तो उसमें भी उबला हुआ मांस भरा हुआ था। वहीं चूल्हे पर एक तवा रखा हुआ था। ऐसा लगता था कि इस पर कुछ मांस के टुकड़े तले गए थे। कुछ टुकड़े उस समय भी रखे हुए थे। 2 स्टील की चम्मचें भी रखी हुई थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये मांस के टुकड़े किस जीव के हो सकते हैं। पुलिस द्वारा फॉरेंसिक टीम को फ़ोन करके घटना स्थल पर आने के लिए कहा जाता है। इसके बाद पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। तलाशी के दौरान वहां से किसी स्त्री की कटी हुई चोटी बरामद होती है। इसे देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर किसी महिला का कत्ल हुआ है। वहीं पर दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड भी टंगा हुआ था जिस पर मैथ्स के कुछ सवाल लिखे हुए थे। कुछ देर बाद मनोज, जो कि उस फ्लैट नंबर 407 में रहता था, सोसाइटी में पहुंचता है। अभी तक उसको शायद पता नहीं था कि उसके फ्लैट की तलाशी चल रही है। वो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियों पर उसकी नज़र पड़ जाती है और वो वहाँ से तुरंत बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस नीचे आकर मनोज को साथ लेकर फिर से फ्लैट में जाती है और सभी लोगों को वहां से हटाकर मनोज से पूछताछ शुरू की जाती है।
मनोज पुलिस को बताता है कि मैं यहाँ पर एक सरस्वती वैद्य नाम की महिला जिसकी उम्र 34 साल थी उसके साथ यहाँ पर रहता था। वो मुझ पर शक करती थी कि मेरा कहीं अफेयर है, इसलिए वो हमेशा मुझसे झगड़ा करती थी और कुछ दिन पहले सरस्वती ने आत्महत्या कर ली थी। लाश के टुकड़े किए जाने के सवाल पर मनोज बताता है कि मैं डर गया था कि कहीं पुलिस मुझे पकड़कर जेल में न डाल दे, इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि आफताब नाम के व्यक्ति ने श्रद्धा नाम की महिला के टुकड़े करके कहीं फेंक दिए थे। वहीं से ये आइडिया मुझे आया। इसी आइडिया के तहत आरी, कटर, हथौड़ा आदि मैंने बाजार से खरीदा और लाश को टुकड़ों में काटकर बाल्टी में रखे और प्रेशर कुकर में उबालना शुरू किया, जिससे कि लाश से आने वाली बदबू से बचा जा सके। उबालने के बाद बदबू को और कम करने के लिए वो लाश के टुकड़ों को तवे पर तेल में रोस्ट भी करता था। उसने पुलिस को बताया कि कई बार उसने उबले हुए और रोस्ट किए हुए लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक की थैली में बाहर ले जाकर गलियों में रहने वाले कुत्तों को खिलाया था। वो पुलिस को बताता है कि लाश के टुकड़े मैंने ज़रूर किए हैं, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया है। लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है और फिर कोर्ट से उसकी कस्टडी मांगती है। कोर्ट 16 जून 2023 तक की कस्टडी पुलिस को देती है। कस्टडी मिलने के बाद पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो अब वो थोड़ी थोड़ी सच्चाई पुलिस को बताना शुरू कर देता है। अब जो वो पुलिस को कहानी बताता है वो इस प्रकार है। मनोज शाने अहमदनगर का रहने वाला था। इसने IIT की पढ़ाई की थी। इसकी माली हालत अच्छी थी, लेकिन कोई 10 से 15 साल पहले इसके माता पिता की मौत हो गई थी। मुंबई बोरीवली में इसका अपना फ्लैट था। मनोज ने बोरीवली में ही एक राशन की दुकान पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। एक बार इसका एक्सीडेंट हो जाता है और अस्पताल में उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। फिर वो ठीक होकर अपने घर चला जाता है, लेकिन कुछ समय गुजर जाने के बाद वो फिर से बीमार होता है। जब वो डॉक्टर की सलाह पर अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो डॉक्टर उसको HIV पॉजिटिव बता देता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले जो उसको ब्लड चढ़ाया गया था, शायद वो ब्लड HIV संक्रमित था। उसने आगे बताया कि अब उसने दवा खानी शुरू कर दी थी। जिस राशन की दुकान पर वो नौकरी करता था वहाँ से 5,000 रुपये मिलते थे। क्योंकि फ्लैट उसका अपना था, इसलिए उसने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अपने फ्लैट को 35,000 रुपये में किराए पर चढ़ा दिया था और मीरा रोड पर गीता आकाशदीप अपार्टमेंट में 2 कमरे का फ्लैट 10,000 रुपये में किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। उसने आगे बताया कि 2008 में बोरीवली में ही नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो अहमदनगर की ही रहने वाली थी। उसने कहा कि क्योंकि मैं भी अहमदनगर का ही था, इसलिए दोनों में बातें होने लगी। फिर दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उस लड़की का नाम सरस्वती वैद्य था और उसकी उम्र करीब 19 साल थी। मनोज की उम्र उस समय 40 साल थी। सरस्वती की 4 और बहनें थी और उसके माँ बाप का अलगाव बचपन में ही हो चुका था। सभी बेटियां मां के साथ रहती थी और फिर मां की मौत के बाद वे सभी बहनें अहमदनगर के एक अनाथालय में रहने लगी थी। 2008 में सरस्वती मुंबई आ जाती है तो उसकी मुलाकात मनोज से हुई। जब उनके बीच प्यार हुआ तो मनोज ने उसे मीरा रोड वाले किराए के फ्लैट में अपने साथ रख लिया और बिना शादी के ही साथ रहने लगे। इस तरह समय गुजरता गया। पिछले महीने 29 मई को उसकी राशन की दुकान किसी कारण से बंद हो गई, जिससे उसकी नौकरी छूट गई। साथ ही साथ अब मनोज और सरस्वती में बात बात पर झगड़ा भी होने लगा था। मनोज जब भी देरी से घर आता तो सरस्वती को लगता कि मनोज का किसी और से अफेयर चल रहा है। घर में लटके ब्लैक बोर्ड के बारे में पुलिस द्वारा पूछने पर मनोज बताता है कि सरस्वती पढ़ना चाहती थी। वो 10वीं के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी और मैं उसको बोर्ड पर मैथ्स पढ़ाता था। घर में पैसे की किल्लत होने तथा मनोज पर सरस्वती के शक करने के कारण रोज रोज झगड़े होने लगे थे। इसी झगड़े की वजह से सरस्वती ने जहर खाकर जान देती थी। लेकिन पुलिस को मनोज की इस कहानी पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि मनोज बार बार बयान बदल रहा था। पुलिस को शक था कि मनोज ने सरस्वती को चाकू से मारा है, लेकिन पुलिस के सामने परेशानी थी कि इस सब को साबित कैसे किया जाए, जबकि वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर चुका है और शरीर का बड़ा हिस्सा कुत्तों को भी खिला चुका है। शरीर के कुछ हिस्से वो ड्रेन के थ्रू भी बहा चुका था। फिर ये अदालत में कैसे साबित किया जाए
कि ये आत्महत्या है या मनोज ने ही उसकी हत्या की थी। पुलिस का कहना है कि मनोज एक शातिर मुजरिम है। इसको पता है कि इसके बयान को अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल है। ये साक्ष्यों के अभाव में अदालत से बरी हो सकता है। कत्ल को साबित करने के लिए फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता होती है और फॉरेंसिक जांच के लिए विसरा के नमूने लिए जाते हैं, जो इस कंडीशन में नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये मर्डर है या आत्महत्या? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय। जय हिंद।